नहीं, आप चलिए ना, एक दिन चच्चू को लेके जाइए पानी जाके, आज जाइए, मल्होत्रा जी को भी लेके जाइए, आगे पीछे लोग चलेंगे, आपके साथ जाएंगे, बड़ी शोभा है। हाँ ठीक है, अच्छा, बहुत सुंदर, नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी अच्छी चीजें वहां देख करके भी आएंगे और आप वहां बताएंगे भी। महोदय, कुंभ की मेले की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कुल 7,500 के आसपास रुपया खर्च किया है। इसमें कुंभ के आयोजन के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च हुए हैं। शेष प्रयागराज और उसके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर के 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज का जो सिविल टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण हुआ है, जहां पर पहले केवल 2 एरोड्रम थे, आज वहां पर 6 ऐसे एरोड्रम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप 6 एरोप्लेन को एक साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं, और पार्किंग का काफी स्पेस दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे महाआयोजन के दौरान, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अब तक 750 से अधिक फ्लाइट, रेगुलर और चार्टर प्लेन वहां पर उतर चुके हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए, और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे, लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या डीआरएम, अन्य स्तर के सभी अधिकारियों पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी ट्रेन, मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ, इतने दिव्यता के साथ आगे बढ़ पाया है। और इसको हम इस रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाए हैं, और सबके प्रयास लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ाए गए। मैं जो व्यवस्था के बारे में कर रहा था कि टेंटेज की जो व्यवस्था वहां पर की गई, आपने देखा होगा कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी इससे पहले 1.5 लाख से अधिक टेंट, 1.5 लाख से अधिक शौचालय, लगभग 500 किलोमीटर के चेकर्ड प्लेट, 30 पांटून ब्रिज, 2000 से अधिक चेंजिंग रूम, 67,000 बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइट, 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस, स्वच्छता के लिए 20,000 से अधिक सफाई जो कार्मिक हैं, ये सभी वहां पर लगाए गए हैं। टॉयलेट की सफाई की मॉनिटरिंग के लिए यहां पे गंगा दूत, 2,500 गंगा दूत लगाए गए हैं। घाट प्रबंधन के लिए भी सहयोग करने के लिए 5,000 कुंभ सेवा मित्र लगाए गए हैं। 10,000 अन्य कर्मचारियों को भी इस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है, और लगभग पूरी व्यवस्था में सुरक्षा के लिए, यातायात प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 75,000 से अधिक पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक, पुलिस कार्मिक और अन्य लोगों को इस पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे जोड़ा गया है। 2700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 20 ड्रोन कैमरे और 6 लाख वाहन पार्किंग की व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया कि 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हमने केवल पार्किंग की व्यवस्था की। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन भी वहां बिछाई गई। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, फायर सेफ्टी का हो, जल पुलिस का एक नया बेड़ा
एसडीआरएफ के माध्यम से जल पुलिस को वहां पे प्राप्त हुआ है, जहां पे कुंभ के आयोजन के दौरान कोई भी ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए कार्य हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को वहां पे रोकने का पूरा प्रयास किया गया है और अन्य तमाम प्रकार के आयोजन के साथ ही कुंभ आयोजन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट का भी प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में संवाद की एक सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई, जिसका आप इस सदन में विरोध कर रहे हैं। कुंभ में कितना लोकप्रिय है उसके बारे में अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और गूगल के साथ एमओयू हुआ है, जिसमें सेक्टर के रास्ते हों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पता लगाने, इन सब की सुविधा भी वहां पर की गई है। इसके साथ ही क्यूआर कोड जारी किए गए हैं, किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था भी दी गई है। और डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया, महाकुंभ से जुड़े हुए एक डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर को भी वहां तैयार किया गया है। अस्पतालों में 6000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। 360 बेड का मेला कुंभ स्थल पर और 25-25 बेड के 2 नए अस्पताल भी अरेल और जोशी में, 20-20 बेड के 2 अस्पताल और 10-10 बेड के अतिरिक्त अस्पतालों की स्थापना भी वहां पर की गई है। 3000 विशेष ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए हैं, जिसके माध्यम से 13,000 से अधिक उनके फेरे प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से वहां पर किए गए हैं। और उनके साथ साथ 10 स्थानों पर होर्डिंग एरिया भी उन सभी क्षेत्रों में बनाने के कार्य वहां पर किए गए हैं। ये सभी आयोजन वहां पर किए गए हैं। महोदय, इसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि 2013 में जो प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी वो मात्र 12 करोड़ थी और 55 दिन के आयोजन में 12 करोड़। और उस समय की स्थिति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, यद्यपि ये चीजें कितना आवश्यक है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि (2013) का आयोजन उस समय की स्थिति क्या थी? उस आयोजन को उस दौरान एक हादसों के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया। और जो हावड़ की बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री के साथ हावड़ में क्या हुआ था यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा। उस समय जो बयान आए थे समाजवादी पार्टी के, उस समय उनके बयान आए थे, जो तत्कालीन सीएम ने बयान दिए थे। इन्होंने एक तो समय की तत्कालीन सरकार के रेल मंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगाने प्रारंभ किए। फिर ये भी कहा था, हम सभी जानते हैं कि घटना किसकी चूक से हुई। उस समय एक बड़ी आग, अग्निकांड की घटना भी घटित हुई, वो अभी किसी से छुपी हुई नहीं। महोदय, केक ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था, केक ने, कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही
कि यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए। मेला प्रशासन ने 8.72 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। सड़क चौड़ीकरण करने का काम 57 करोड़ 41 लाख रुपए और उनकी मरम्मत में 46 करोड़ 68 लाख रुपए बिना काम का परीक्षण किए ही दे दिए गए और 9 करोड़ 1 लाख की सामग्री बिना जरूरत के खरीदी गई। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि एक ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य कर रहा था। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य में दिखाए गए। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंध में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालयों की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया कि पुरुष और महिला शौचालयों के बीच विभाजन दीवार भी नहीं थी। 50% कल्पवासियों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। उनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेला की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। पेयजल के लिए लगाए गए नलों में हर हफ्ते पानी के नमूने ले जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों में सिर्फ 6 नलों में ही नमूने ले गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए थे। कई पेंटून पुलों पर रेत, जल पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। एक ने मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण का भीड़ के नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करने के काम में भी भ्रष्टाचार पाया। यह है 2013 की व्यवस्था। और जो लोग स्वयं दुर्व्यवस्था के लिए जाने जा रहे थे, उन लोगों ने कैसे इस पूरे आयोजन को बदनाम करने के लिए किया है, और मैं उसके बारे में भी आगे भी बताऊंगा। महोदय, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट है प्रयागराज। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर इस बार ध्यान आकर्षित किया है। जो बातें उन्होंने कही हैं कि आज प्रत्येक भारतीय के मानस पटल पर एक अनोखी जागृति आई है, और यह जागृति परम उदात्त और आध्यात्मिक सत्य के ओत से कुंभ में आ रहे हैं। किंतु हम लोग ऐसी विशालता और भव्यता हमें नहीं दिखाई दी। अनंत विविधताओं को अपने में समेटे हुए यह कुंभ मेला अपने आप में अद्वितीय है। इस मेले में सभी राष्ट्रों, धर्मों और विचारधाराओं वाले लोग भाग ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह मेला प्रगति के पथ पर अग्रसर महान भारत देश की आध्यात्मिक संपत्ति और उसकी सर्वांगीण संस्कृति सभ्यता की आराधना स्वरूप है। दूसरा, उन्होंने कहा, समूचे विश्व के आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा सामान्य मानव समाज कुंभ मेले के प्रति जागरूक हो गया है। यह कुंभ मेला भारत के अगाध आध्यात्मिक परंपराओं के मूल स्रोत दर्शित करता है और प्रदर्शित करता है कि अनोखी विधि विश्व की अनेक विचारधाराओं को नेतृत्व कर रही है। तीसरा, उन्होंने कहा कि कुंभ मेले का ऐसा रूप देने में कितना प्रयत्न करना पड़ा होगा, कितने संसाधन जुटाने पड़े होंगे, कितनी बुद्धिबल, धन, जनशक्ति, विशेष रूप से उच्च स्तरीय नेतृत्व शक्ति का संचय और सदुपयोग किया गया होगा। इसका अनुमान कुंभ मेले में प्रवेश करके ही हो जाता है। कुंभ मेले की सफलता की इस चोटी पर पहुंचाने के लिए सरकार के शीर्षस्थ पद पर विराजमान समस्त अधिकारियों और प्रशंसा के धन्यवाद के पात्र हैं। इस महान पर्व को विश्व के मानचित्र पर सदा के लिए सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए आप सबका हम सत नमन और आभार व्यक्त करते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट एक पत्र जारी करता है अपने यहाँ से। महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। जो लोग
इस बात की चर्चा करते हैं कि हजारों लोग 29 की भगदड़ में भगदड़ का शिकार हुए, उनको 1954 के कुंभ को भी देखना चाहिए। 1954 800 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति एक दिन पहले इस महाकुंभ में भागीदार बन गए। 1976, 1974 और 1986 के कुंभ के आयोजन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। तो आज हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वे लोग आज इस महाआयोजन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। महोदय, वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए, जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली, अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं की जमीन आसमान को एक कर देते हैं। ये प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो आप मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37 दिनों में, 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए। यह अच्छी बात है कि आप लोग मुहूर्त देखने लग गए, लेकिन सच्चाई ये है कि मौनी अमावस्या के दिन जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी तो उस समय प्रयागराज के अंदर मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु थे। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी। जिस सिटी की क्षमता ही 25 करोड़ जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, वहां अगर 25 लाख की जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, अगर वहां 2 करोड़ लोग आएंगे तो थोड़ा सुविधा तो हो। और ये 2 करोड़ लोग प्रयागराज सिटी और उसके अगल बगल के क्षेत्र में, सरकार ने 24 घंटे पहले से इस प्रकार की व्यवस्था भी दी थी। एक दिन पहले ही जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इन सभी जनपदों में होल्डिंग एरिया बना करके वहां पे पार्किंग स्पेस देकर के श्रद्धालु जनों को रोका। और महोदय, लगभग 2 लाख बसें वहां पे रोकी गई थी, यानी लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इन क्षेत्रों में पहले दिन ही रोका हुआ। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्थानीय प्रशासन ने भी और स्थानीय जनता ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने आतिथ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया इन जनपदों में। लगातार 24 घंटे पर, यानी एक दिन पहले 28 जनवरी को 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां स्नान किया महाकुंभ में। और भीड़ के उस प्रेशर को हम देख रहे हैं, एक-एक क्षण पूरा प्रशासन, पूरा शासन इसमें लगा रहा, एक-एक क्षण लगा रहा। एक स्पेस की इतनी सीमा होती है, धरती की इतनी सीमा है, वो असीमित नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं और इसीलिए
28 तारीख को 28 जनवरी की सायंकाल को ही हम लोगों ने इन जनपदों में होल्डिंग एरिया बना करके उन्हें रोकने का कार्य किया था कि आप यहाँ पे रुकेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी श्रद्धालुजनों का, उन पूज्य संतों का जिन्होंने उसमें प्रशासन और शासन की व्यवस्था में भरपूर सहयोग किया। 24 घंटे वे सभी श्रद्धालु वहां रुके रहे और किसी ने भी उतावलापन नहीं दिखाया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग वहां रहे। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोच के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होल्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं और उसके बाद पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है, जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है, तो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की और ये जो भी कार्य हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। 36 श्रद्धालु में से 35 को उनके परिजन लेके चले गए। एक श्रद्धालु अभी वहां पे उपचाराधीन है और स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। महोदय, ये घटना वहां की थी, लेकिन अक्सर होता है, भगदड़ होती है, अव्यवस्था फैलती है, भगदड़ की स्थिति पैदा होती है, लेकिन वहां पे तत्काल पुलिस ने भी और उसके लिए लगाई गई एजेंसियां भी, उन्होंने जब रेस्क्यू प्रारंभ किया तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने में श्रद्धालु जनों ने ही उसमें मदद की और श्रद्धालु जनों ने मदद करके ग्रीन कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस को वहां पहुंचाने और पहुंचाने के साथ साथ उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में अपना योगदान भी दिया। हॉस्पिटल से फिर मेडिकल कॉलेज ले जाने में योगदान दिया, जिसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हम उस जन दबाव को देखें जो उस समय वहां रहा होगा। 5 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ की भीड़ के बीच रेस्क्यू करना, उन्हें ले जाना और इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में भी दिन भर दबाव बनते रहे, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से निकालना, कुछ लोगों को फिर नए लोगों को वहां लाने की व्यवस्था करना और इस व्यवस्था में अलग अलग स्थानों, फिर प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे। कुछ लोग घायल हो रहे थे, जिसमें से लगभग 30-35 के आसपास लायक लोग घायल अन्य स्थानों पर भी हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में। लेकिन ये घटना इस रूप में नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए कि अलीगढ़ की घटना को भी हम प्रयागराज महाकुंभ के साथ जोड़े, झारखंड की घटना को भी इसके साथ जोड़े, नेपाल की घटना को भी इसके साथ जोड़े, या अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में ही एक टोला और एक बेलोरो के बीच में मुठभेड़ होती है और उसमें 10 श्रद्धालुओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। प्रयागराज कुंभ में आ रहे थे, उस दौरान एक आमने सामने की भिड़ंत में वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। सड़क दुर्घटना हमारे लिए एक चिंता का विषय है और मैं लगातार इस सदन को, मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि हर वर्ष हम लोग 20 से 25 हजार लोगों को खोते हैं सड़क दुर्घटना में, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर खो रहे हैं। ये 20 से 25 हजार की जो लोग हैं, इसमें से लगभग 55 से 60% जो आबादी है, जो मृतक हैं, ये सभी 18 से 40 के बीच की उम्र के लोग, नौजवान हैं। ये समाज की क्षति है, लेकिन उसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम,
हम लोग हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते। हम लोग कहते हैं भाई आप फ्रंट सीट में बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट लगाइए, नहीं लगाते। बहुत सारे वीआईपी भी नहीं लगाते। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें लड़ने लगते हैं। अगर कहीं पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है तो उस समय वो लड़ने लगते हैं, कहते हैं साहब हमें कैसे आपने वो कर दिया, हमें कैसे छेड़ दिया। अब ये व्यवस्थाएं तो बनाई गई, लेकिन इनको भी महाकुंभ के आयोजन के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये महाकुंभ के साथ न्याय नहीं होगा। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि जो ये बातें हो रही हैं कि राजनीति में जहां पर 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस पूरे आयोजन के साथ, अभी 1 सप्ताह का समय बाकी है, और इस पूरे आयोजन के से सहभागी बन करके अपनी आस्था को व्यक्त करके भारत के सनातन धर्म की इस आस्था के प्रति नतमस्तक हो रहा है, भारत को, भारतीयता को पहचान देने के लिए उतावला दिख रहा है। हर व्यक्ति देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है या भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व वर्ग है, हर व्यक्ति की दृष्टि एक बनी हुई है, और वह है कि महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनने का, महाकुंभ के आयोजन में एक बार भागीदार बनने का अवसर है। कौन नहीं आना है, और हर तबके का व्यक्ति आ रहा है। क्या हम उनको मना करें? इसलिए मना कर दें? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसको दुष्प्रचार के रूप में लेना। 3 बजे जब ये घटना घटित हुई, रेस्क्यू के कार्य और आगे कोई दुर्घटना न हो, तो इसके लिए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 29 को मैंने स्वयं अखाड़ों से इसके बारे में अनुरोध किया कि आपको कुछ देर के लिए अमृत स्नान स्थगित करना होगा, और इसके लिए हमने अधिकारी भेजे। अधिकारीगण पहले से भी मौजूद थे। मेरी बातचीत हुई बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सहमत हैं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको जब भी आप तय करेंगे, पूरे दिन भर मुहूर्त है, मुहूर्त की कोई एक 29 तारीख को दिन भर का मुहूर्त था, कोई एक निश्चित तिथि समय नहीं था, और इसलिए जब भी आप कहेंगे हम उसके लिए उस समय अमृत स्नान करेंगे। पहले श्रद्धालुओं को ये अवसर मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना या माननीय सदस्य संग्राम सिंह यादव का ये कहना कि लोगों ने स्नान नहीं किया या मुहूर्त में स्नान नहीं किया, ये सरासर असत्य है। ये मुझे लगता है तथ्यों को झुटलाने जैसी वक्तव्य है। अमृत स्नान हुआ, 6 मुख्य स्नान हुए, 6 स्नान हुए थे, उसमें 3 अमृत स्नान थे। 6 स्नान में पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को हुआ था। पहला अमृत स्नान ये मकर संक्रांति का था। इसके उपरांत मकर संक्रांति के बाद जो दूसरा अमृत स्नान था वो मौनी अमावस्या का था, वो 29 जनवरी को था। और इसमें भी सभी 13 अखाड़ों ने, जिसमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 3 उदासीन अखाड़े हैं, इन सभी ने इस स्नान में भाग लिया था और सबने उस आयोजन का हिस्सा बना था। सबने अपनी आंखों से देखा है कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सच्चाई को भी समाजवादी पार्टी ने झुटलाने का काम किया है। कह रहे हैं कि साहब जो है अमृत स्नान नहीं हुआ। संतों पे लाठीचार्ज आप करते हैं, संतों का अपमान आप लोग करते हैं, संतों के बारे में किस किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है, और आप लोग संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद आज कहते हैं उनकी वकालत कर रहे हैं। अरे संतों ने ही इस आयोजन को आगे बढ़ाया था, और संतों ने इस आयोजन में भागीदार बनकर के दूसरे अमृत स्नान में भी भागीदार बने थे, जो कुंभ का तीसरा स्नान था। और चौथा स्नान जो तीसरा अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, वह भी पूरी भव्यता के साथ हुआ। सभी अखाड़े उसमें सहभागी बने थे, सबने देखा था, सभी मीडिया चैनल ने उनको लाइव दिखाया था। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का था, जो 12 जनवरी को संपन्न हुआ है पूरी भव्यता के साथ। ये अमृत स्नान नहीं था, श्रद्धालु जनों का स्नान था। ज्यादातर शैव अखाड़े उस समय काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे, कुछ प्रयागराज में थे जो शिवरात्रि के लिए काशी में रहेंगे। वैष्णव अखाड़े कुछ हैं, कुछ लोग अयोध्या और वृंदावन जा चुके हैं, चित्रकूट जा चुके हैं, लेकिन ये आयोजन पूरी भव्यता के साथ वहां हुए। और 5वां छठा स्नान अभी होने जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को।
लेकिन इतना आप लोग, यानी आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहसन चलता है, लेकिन प्रहसन को ही राजनीति बना दिया जाए, ये न्याय नहीं है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ, आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए। और उसके बारे में जो आप इन बातों को कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कहीं जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, एक दोहरा चरित्र है इन लोगों का, पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दी। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे, चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते चच्चू। ये तिथि ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए, पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है। शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बोलना है। क्योंकि आप शांत हो गए हैं ना। वैसे मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मिल्कीपुर में सहयोग किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चच्चू को बोलो, नहीं, चच्चू उसमें भक्त से बात, आप यहां भी सहयोग करने वाले हैं अभी। महोदय, ये महाकुंभ का आयोजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के सानिध्य में इतना विराट आयोजन बना है, ये एकात्मता का एक महाकुंभ है। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, जो आपकी विभाजनकारी राजनीति है, जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है, इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया। देश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय के रूप में यह जवाब दिया। और उत्तर प्रदेश ने मेरापुर, गाजीपुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मजवा, मिल्कीपुर और कटहरी के माध्यम से इसका जवाब दिया है। पांडे जी, आपको प्रचार करने से किसने रोका? आप मुझे बताइए, यानी आप करहल जीत जाएं कि आपकी विजय, और अगर भाजपा कुंदरकी और कटहरी जीत रही है तो आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। यानी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं। आप जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, जो जनता जनार्दन वोट देने जा रही है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहां की शोभा है? यानी ये, अरे अब देखिए, विषय आया था इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि चच्चू ने बात कह दी कि आगे तिथि बढ़ा दिया जाए, तो मैंने कहा बढ़ाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, ये शास्त्रों की परंपरा है, शास्त्रीय गणना, शास्त्रीय पद्धति, ज्योतिषी गणना के अनुसार ही होगी।
और ये पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बीच में होना है, तो उन्हीं तिथियों में होना है। वैसे चच्चू कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, उनके लिए सुविधा रहेगी और प्रयागराज में पूरी सुविधा हम लोग देंगे महोदय। लेकिन एकात्मता का संदेश देने वाला महाकुंभ, पूरे आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में जोड़ा है और जो यहां पर चर्चा हो रही है, एक जो एक भाव देखने को मिला है एकात्मता का भाव, उस एकात्मता के भाव ने तो हम सबको और दुनिया को जरूर इस एकता के उस सूत्र में जोड़ने का कार्य तो किया। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहा है और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूं, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर तमाम जिक्र किए। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विपक्ष महाकुंभ का दुष्प्रचार कर रही है, सोशल मीडिया का गलत फायदा उठा रही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से वीआईपी कल्चर का आरोप लगाया गया था, लेकिन ये लोग चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और इसी के लिए उन्हें यही तस्वीरें हर जगह देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीआईपी कल्चर होता तो इतने लोग संगम स्नान पर जा पाते क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा। सपा भी आप मुहूर्त देखने लग गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से पिछड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं, कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है कि आपकी सच्चाई, कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैंपेड और मिसिंग तेलंगाना वुमेन फाउंड से, ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद, 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए महोदय, जो भी आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेशवासियों का सहयोग है। स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत लोगों को कठिनाई जरूर हो रही होगी, लेकिन वे आनंदित भी हो रहे हैं। अतिथि भी आ रहे हैं और देश और दुनिया को देखने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही इस आयोजन के साथ महोदय मुझे बताते हुए यह भी एक मैं
थोड़ा बताना चाहूंगा कि यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कैसे बन चुका है। दुनिया के जो सबसे बड़े आयोजन है, जिसमें जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट, इसमें 72 लाख पर्यटक आते हैं। रियो कार्निवल ब्राजील का है, इसमें 70 लाख पर्यटक आते हैं। और हज मक्का में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये कुल दुनिया की आयोजन की स्थिति है। और अकेले महाकुंभ अभी एक सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ की सीमा लांघ चुका है। महोदय, भारत और चीन के अलावा दुनिया में किसी भी देश की आबादी इससे ज्यादा नहीं है। यूरोपीय संघ की जो आबादी है वह कुल है 44 करोड़ 90 लाख। महाकुंभ में उससे भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी है 34 करोड़ 66 लाख, उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी टोटल आबादी को भी जोड़ देंगे, उससे भी ज्यादा हमारे महाकुंभ में लोग आ चुके हैं। अकेले प्रयागराज उसको अपने साथ जोड़ रहा है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विपक्ष के मित्रों से कहना चाहूंगा, आप इसके लिए सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें जब आप सोशल मीडिया में या मीडिया में कोई वक्तव्य देते हैं। दूसरा, जब आप कोई टिप्पणी करते हैं कि हजारों की संख्या में मौत हो गई, अलग अलग लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, जिन्होंने इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। हमें उन तथ्यों को देखना चाहिए जो मैं कह रहा हूं कि डिजिटल कुंभ, जिनको आप मृतक बता रहे हैं, जिसमें एक प्रयागराज के महोदय, एक प्रयागराज के ही सज्जन है, हम उनको भी दे रहा हूं। भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा, ये प्रयागराज के हैं, है ना। अब उसके बाद भी ये सज्जन आपके जीरो रोड के खूंटी गुरु के घर लौट आए। यानी ये मौनी अमावस्या के स्नान पर भगदड़ के बाद से लापता थे। हादसे में लापता खूंटी गुरु को मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारी हो चली थी। शाम को भोज के लिए मोहल्ले में तैयारी चल रही थी कि तभी तक वो ई रिक्शा से उतरे। अब बताओ, ये दुष्प्रचार आप ही लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि खूंटी गुरु कई दिनों से घर नहीं लौटे थे और 13वीं में 13 ब्राह्मणों को भोज कराने की तैयारी हो रही थी। खूंटी गुरु ही रिक्शा से उतरे और उनको देखने के लिए बड़ा आयोजन ही निरस्त करना पड़ा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, 20,000 लोग हैं तो नहीं भाई, अब वहां आप जैसे महापुरुष कुछ रहे होंगे, वहां कैमरा लेकर खड़े रहे होंगे देखने के लिए कि अब इसके बाद लोगों के कमेंट लेंगे, लोगों से बुलवाएंगे कि देखिए साहब सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई हो गया। और तब तक वे स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भाई इन नमूनों में विश्वास मत करो, ये झूठ के सौदागर हैं। मैं तो अभी जीवित हूं, मैं तो ऐसे भंडारे का आनंद ले रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूं पांडे जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं महाकुंभ में कोई खोपो नहीं रह सकता। और हिंदुस्तान का पेट इतना बड़ा है, हमारी तो परंपरा है। अब गुरुद्वारा में जाइए, किसी मठ में, मंदिर में जाइए,
लंगर फ्री में चलते हैं। कोई भी आएगा उसकी जाति नहीं पूछी जाती, पंथ नहीं पूछा जाता, क्षेत्र नहीं पूछा जाता, भाषा नहीं पूछा जाता। वो केवल इशारों से कर देगा। लोग सम्मानजनक ढंग से स्थिति मानकर उसका सम्मान करते हैं। ये भारत है। मान करुणा की पूजा करते हैं। आप क्यों भारत को बदनाम करते हैं? मुझे अफसोस होता है आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की और ये गारंटी उपचुनाव में दे दिया है। एक उपचुनाव दे चुका हो, ठीक ही बात है। फिर पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर है। नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा। ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति में अपनी बात को रखें, शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मिलता क्यों? और पानी जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहाँ तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन किया। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात में विनम्र अपील भी करूंगा कि आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। यह आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है, और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए। यही मेरी आप सबसे अपील थी। धन्यवाद।